तो आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। कल आपने पढ़ी थी फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, विश्व के इतिहास में रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों है इनका महत्व? इन्होंने पूरे विश्व को बदल के रख दिया था। क्योंकि इससे पहले पूरे विश्व में क्या चलता था? राजतंत्र चलता था, राजाओं का शासन होता था। राजा किस तरह से निरंकुश होते थे, देखो, उसको जनता की कोई परवाह नहीं होती थी और अपना बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो रूस के लोगों ने और फ्रांस के लोगों ने, ये दोनों देश कहाँ पड़ते हैं? यूरोप में। इन लोगों ने क्रांति की। क्रांति का मतलब विद्रोह। एक साथ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा इन्होंने राजा के विरुद्ध और राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले रूस में और फ्रांस में हुई। इसलिए इनका बहुत अधिक योगदान माना जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखो, रूसी क्रांति है, फरवरी क्रांति कब हुई थी, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये सब पूछा जाता है। तो इन सब का उत्तर है 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसमें वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय। यहाँ पर शासक को, राजा को जार की उपाधि दी जाती थी, जार कहा जाता था। जैसे कल आपने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था, लुई 16वां वहाँ का शासक था, तो यहाँ का शासक जार निकोलस द्वितीय था। और दार्शनिक देखो, वहाँ पर आपके रूसो मांटेस्कू थे, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स, मेजिनी, ये यहाँ के दार्शनिक थे। इनका बहुत बड़ा योगदान था दार्शनिकों का, आपको पता है। क्रांति से पूर्व जो है रूस में दो दल होते थे, एक बोल्शेविक दल था और दूसरा मेनसेविक। जैसे आपने हमारी स्वतंत्रता का युद्ध देखा भारत का, तो उसमें भी दो दल थे ना, एक गरम दल था, एक नरम दल। गरम दल के नेता तो चाहते थे कि युद्ध से स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, जबकि नरम दल के नेता जो गांधी जी थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। वो चाहते थे कि शांति से इनका विरोध करके, अपने सत्य की लड़ाई लड़ करके, इनका सहयोग करके युद्ध लड़ाई को जीता जाए। तो इसी तरह से क्रांति से पूर्व यहाँ पर भी दो दल थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक के नेता थे व्लादिमीर लेनिन और मेंशेविक के जो नेता थे वो कहलाते थे केरेंस्की। ठीक है, अगला है ड्यूमा। क्या किसे कहते हैं? तो रूस की जो राष्ट्रीय सभा या संसद है बच्चों, वो ड्यूमा कहलाती है। जैसे हमारी संसद को क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसी ही रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। कुलक किसे कहते हैं? देखो, रूस के जो संपन्न किसान होते थे, कुछ किसान बहुत संपन्न होते थे जिनके पास बड़े बड़े फार्म होते थे। जैसे आपने पिक्चरों में देखे ना, फार्म हाउस, वहाँ पे राजा उन बिल्कुल कैसे रहते हैं वो किसान लोग, पूरे उनके साथ उनकी फौज होती है। तो ऐसे ही यहाँ के जो रूस के संपन्न किसान होते थे वो कुलक कहलाते थे। और कोलखोज किसे कहते हैं? देखो, रूस की सामूहिक खेती को। रूस में अभी भी इसी तरह की खेती होती है बच्चों। हमारे यहाँ की तरह अपने अपने खेत में काम नहीं करते हैं यहाँ के लोग, बल्कि बहुत सारे लोग, 8-10 लोग या 5-7 लोग मिल करके एक साथ पूरा खेती करते हैं। उसमें सब मिल के काम करते हैं, फिर उसके अनाज का बंटवारा करते हैं। तो रूस की जो सामूहिक कृषि होती है वो कहलाती है कोलखोज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि 1917 से पहले भी रूस में एक बार क्रांति हो चुकी थी। वो हुई थी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रूस की क्रांति के क्या कारण थे, तो उसमें भी आप यही आंसर लिखेंगे कि रूस की क्रांति के 3 कारण थे। देखो, एक तो कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक जो दशा थी क्या थी? देखो, वहाँ पर उस जमाने में रूस में सामंतवाद का बोलबाला था। किसानों को सामंतों और राजा का अत्याचार सहना पड़ता था। किसान और मजदूरों की जो दशा होती थी बहुत दयनीय होती थी। और उस समय भी, जैसे रूस में और फ्रांस में 3 वर्ग थे। फ्रांस में कल आपने प्रथम एस्टेट, दूसरा एस्टेट, तृतीय एस्टेट पढ़ा था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी 3 वर्ग थे। देखो, पहले वर्ग में राजा और सामंता आते थे, कुलीन वर्ग और उच्च अधिकारी जो होते थे राजा के दरबार में, वो सब आते थे पहले वर्ग में। द्वितीय वर्ग में आते थे लेखक, दार्शनिक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ये लोग द्वितीय वर्ग में आते थे। और तीसरे वर्ग में आते थे किसान और मजदूर। अब आप सोचो कि क्रांति किसने की होगी? प्रथम वर्ग क्यों करेगा? वो तो बड़े आराम से रह रहा है, विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। द्वितीय वर्ग भी तटस्थ बना हुआ था। लेकिन तृतीय वर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित था, किसान और मजदूर वर्ग जो था। तो क्रांति इन्होंने शुरू की थी, तृतीय वर्ग ने। ठीक है, दूसरा कारण था आर्थिक दशा।
किसानों की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी। कठोर परिश्रम के बाद भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता था। राजा निरंकुश था और सारी उपज सामंत हड़प लेता था। आपने एक पिक्चर देखी थी बच्चों, शोले पिक्चर देखी थी, जिसमें गब्बर सिंह के लठैत कैसे आकर के देखो ज़बरदस्ती उनसे अनाज लेके जाते हैं किसानों से, जो नहीं देता उसकी मार पिटाई करते हैं। तो सेम यही रोल सामंतों का होता था। सामंत लोग क्या करते थे, किसानों से ज़बरदस्ती अनाज कर के रूप में लेते थे। राजा मांग रहा कहते थे, तरह तरह के कर लगाए जाते थे, लेकिन राजा तक वो पूरा पहुंचता नहीं था। कुछ ही हिस्सा राजा तक पहुंचता था, बाकी सामंत मालामाल हो रहे थे। तो इसलिए भी जनता बहुत पीड़ित थी और उन्होंने क्रांति कर दी। तीसरा जो इसका कारण था, राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा का मतलब था कि राजा जो था अपने को बिल्कुल देवता मानता था, निरंकुश था, उसको जनता की कोई परवाह नहीं थी और उसको पूरा समर्थन होता था सामंतों का, पादरियों का। उसने पूरे देश में पुलिस और गुप्तचरों का जाल बिछाया हुआ था। सामंतों का अत्याचार चरम पर था। लेखन और दार्शनिकों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे कि वो कोई दशा, सामाजिक दशा या गरीब मजदूरों की दशा लिख नहीं सकते थे। उस पर एक कठोर प्रतिबंध लगा था। और उसी बीच रूस और जापान के साथ युद्ध हो गया। युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार गया कौन, रूस। इससे भी वहाँ की जनता बहुत नाराज थी राजा से और उन्होंने असंतोष व्याप्त होने के कारण उन्होंने क्रांति छेड़ दी। ठीक है। तो 1905 ईस्वी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है खूनी रविवार की घटना। कब हुई थी ये जब प्रथम क्रांति हुई थी रूस में 1905 ईस्वी में, तो इसी के बाद क्रांति की शुरुआत हुई थी खूनी रविवार की घटना के बाद। अब देखो बच्चों, ये खूनी रविवार की घटना क्या थी। देखो 9 जनवरी 1905 का दिन था और एक पादरी थे गैपान। ये थोड़ा अच्छे होते होंगे, इनका स्वभाव अच्छा होता होगा। तो इन्होंने मजदूरों और किसानों से कहा कि चलो अपनी मांग को लेकर के विंटर पैलेस चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो ये 9 जनवरी 1905 को जब अपनी मांगों को लेकर के निहत्थे, ये लोग तो केवल अपनी मांग को रखने के लिए राजा के दरबार में जा रहे थे, लेकिन राजा को लगा कि शायद ये मेरा विरोध करने आ रहे हैं। तो राजा के सिपाहियों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए, 300 से अधिक ज़्यादा मजदूर घायल हो गए। जिसको, क्योंकि उस दिन रविवार था, तो विश्व के इतिहास में ये खूनी रविवार की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। देखो बच्चों, 1905 ईस्वी में प्रथम क्रांति तो हुई, खूनी रविवार की घटना भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी रूस में राजतंत्र समाप्त नहीं हो पाया। उसके बाद राजतंत्र समाप्त कब हुआ, देखो अनेक क्रांतियां फिर लड़ी गई 1917 ईस्वी में। अब इसमें सबसे मुख्य जो है फरवरी क्रांति है। देखो 27 फरवरी 1917 को क्रांति हुई, इसे फरवरी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। 1917 में जो हुई थी, इसमें जार ने राजगद्दी छोड़ दी और अंतरिम करेंस्की सरकार का गठन हो गया। देखो दो दल थे ना यहाँ पे, मेनसेविक और बोल्शेविक। और मेनसेविक जो नेता थे क्रेंस्की, जब जार ने राजगद्दी छोड़ दी, रूस से राजतंत्र का अंत हो गया, तो अब सरकार किसने बनाई, क्रेंस्की ने बनाई, जो मेनसेविक दल का नेता था। ठीक है। फरवरी क्रांति के बाद फिर फरवरी के बाद अक्टूबर में फिर क्रांति हो गई। देखो क्योंकि बड़ी अजीब वहाँ की स्थिति हो गई थी रूस की, वहाँ पर स्थिरता नहीं आ रही थी, करंस्की सरकार के कार्यशैली से भी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो अक्टूबर के महीने में 7 नवंबर 1917 ईस्वी को अक्टूबर क्रांति हुई। लेकिन जो रूसी कैलेंडर था पुराना, उसके अनुसार 24 अक्टूबर का दिन था, जबकि उस समय वहाँ पे जो कैलेंडर चल रहा था उसके अनुसार तो 7 नवंबर था, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 24 अक्टूबर का दिन था, इसलिए इसको नाम दिया गया अक्टूबर क्रांति। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इस अक्टूबर क्रांति के बाद क्रेंस्की सरकार का भी पतन कर दिया गया और उसके स्थान पर विंटर पैलेस पर किसने धावा बोल दिया, बोल्शेविकों का जो नेता था व्लादिमीर लेनिन, उसने अब विंटर पैलेस पर अधिकार कर लिया। और अब सरकार किसने बनाई, अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है। अच्छा, इसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी, और जो असली रूसी क्रांति थी यही थी बच्चों, अक्टूबर क्रांति। 1917 की क्रांति के बाद अब वहाँ पे बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन का साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि अप्रैल थीसिस क्या है।
जो बोल्शेविक नेता लेनिन था, 1917 की रूसी क्रांति से पहले उसने सरकार के सामने अपनी 3 मांगें रखी थी, केरेंस्की सरकार के सामने। कौन सी 3 मांगें थी इसकी? पहला था कि शक्ति मिले, सारे लोगों को ताकत मिले, हर व्यक्ति को अधिकार मिले। और दूसरा था कि भूमि किसानों के नाम पर, जो भूमि का हस्तांतरण है राजा के नाम पर न होकर के किसानों के नाम पर होनी चाहिए, ये इसने दूसरी शर्त रखी थी। तीसरी शर्त रखी थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, सरकारी बैंक बन जाए। तो इसी को जाना जाता है अप्रैल थीसिस के नाम से। तो इस प्रकार ये रूस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे विश्व के इतिहास में रखती है। इसके परिणाम क्या हुए और इसके प्रभाव क्या पड़े, देखो। जैसा कि कल आपने देखा था, फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए थे? राजशाही का अंत हो गया था, तो यहाँ भी जारशाही का अंत हो गया, सामंतवाद का अंत हो गया, साम्राज्यवाद का अंत हो गया, जो राजा शोषण करता था उसका अंत हो गया। इसके स्थान पर समाजवाद की स्थापना हो गई और सर्वांगीण विकास होने लगा रूस का अब। और वहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा और तरह तरह के विकास रूस में होने लगे।